नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आजकल मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। होप कोरोना तो नहीं है, पर हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स को, हम उसके जो अंतिम यूनिट है, ग्लोबल शिफ्ट यूनिट, उसको डिस्कस कर रहे थे। और ये उसका पार्ट 2 है। जो ग्लोबल शिफ्ट्स जो आपका टॉपिक है पावर एंड गवर्नेंस, तो उसमें हमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना था, ये मैं कुछ रिकैप कर दे रहा हूँ पिछले लेक्चर से रिलेटेड। ग्लोबल पावर शिफ्ट के बारे में पढ़ना है और शिफ्ट इन ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। मतलब कि जब पावर शिफ्ट हुआ, ग्लोबल पावर जब शिफ्ट हुआ, जब यूनिपोलर वर्ल्ड जो कि पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में बन गया था, वह यूनिपोलर वर्ल्ड धीरे-धीरे मल्टीपोलैरिटी की तरफ जब बढ़ने लगा, तो उसे ही हम ग्लोबल पावर शिफ्ट कहते हैं। और हमने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स बताए थे उसमें, जो जोसेफ नाई का क्या कहना है, एशडॉन का क्या कहना है, तो वो लेक्चर आप जरूर जाकर देखें। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल गवर्नेंस, जिसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट इन ग्लोबल गवर्नेंस और ग्लोबल गवर्नेंस शिफ्ट, ये क्यों हो रहा है? तो ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का ही नतीजा है। अब सबसे पहले तो हम ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में कि ग्लोबल गवर्नेंस होता क्या है और उसमें शिफ्ट क्या हो रहा है। देखिए, ग्लोबल गवर्नेंस का सिंपल सा आप ये मतलब समझिए। ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम्स। जो ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको मैनेज करना, इसी को ग्लोबल गवर्नेंस कहा जाता है। और ग्लोबल गवर्नेंस किन माध्यमों से किया जाता है, किन तरीकों से किया जाता है? तो ग्लोबल गवर्नेंस इंटरनेशनल लॉज के तहत किया जाता है और साथ ही साथ ग्लोबल गवर्नेंस जो है वह इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके माध्यम से किया जाता है। जैसे में आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, जैसे में डब्ल्यूटीओ है। तो ये सब आपके कुछ एग्जांपल्स हैं ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस के, जो कि ग्लोबल गवर्नेंस में काफी ज्यादा सहायता करते हैं। तो पहले जो ये सब इंस्टीट्यूशंस थे, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, इनमें चलती किसकी थी? तो इनमें सिर्फ चलती यूएस की थी। यूएस जो था वह सुपर पावर हुआ करता था, यूनिपोलर वर्ल्ड था, सोल सुपर पावर था। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन एक तरह से पपेट की तरह काम करते थे। लेकिन दोस्तों, जब ग्लोबल पावर शिफ्ट हुआ, जब पावर कुछ हद तक यूएस के हाथों से निकलकर ईस्टर्न कंट्रीज में शिफ्ट हुआ, चाइना की तरफ शिफ्ट हुआ, इंडिया, ब्राजील के तरफ शिफ्ट हुआ, साउथ अफ्रीका के तरफ शिफ्ट हुआ, तो उससे क्या होता है? तो उससे ग्लोबल पावर शिफ्ट हम उसे कहते हैं, ग्लोबल पावर शिफ्ट होता है। अब जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, पावर डायनेमिक्स चेंज हुए, तो आपको क्या लगता है? चाइना, इंडिया और भी जो उभरते जो हमारे देश हैं, ब्राजील है, क्या ये सब अब यूएस को अपोज नहीं करेंगे? रशिया फिर से रिवाइव कर गया, अपोज नहीं करेंगे कि क्या है भाई, तुम्हारा ही सिर्फ क्यों चलेगा आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में तुम्हारा क्यों चलेगा? तुम्हारी बाप की जागीर है क्या? यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ तुम्हारा ही कहना क्यों माना जाएगा? हाँ, एक टाइम में तुम सुपर पावर थे, हम तुम्हारी बात मानते थे, हमारे पास उतना औकात नहीं था, हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे, पर अब क्या? अब दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब हम भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स में। तो भाई अब ऐसे तो हम नहीं चलने देंगे। अब तो आईएमएफ में हमारी भी कुछ बात होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में अब जो इमर्जिंग पावर्स हैं उनके बारे में भी कुछ विचार करना चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए। जो परमानेंट जो मेंबरशिप है यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की, इसमें भी बदलाव होने चाहिए। उस समय 5 सुपर पावर्स हुआ करते होंगे, इंपॉर्टेंट पावर्स, जब यूएनएससी में 5 परमानेंट सीट दी गई थी। आज इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, इमर्जिंग पावर है, ब्राजील है, जापान है, जर्मनी है, जी4 नेशंस। ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें परमानेंट मेंबरशिप दिया जाए। तो ये तो चेंजेस की मांग होगी ही। और ये चेंजेस की मांग क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल पावर शिफ्ट, देयर इज शिफ्ट इन ग्लोबल गवर्नेंस। अगर ग्लोबल पावर शिफ्ट नहीं होता, अगर चाइना आज तक अगर सोल सुपर पावर बना रहता, तो क्या हम उसे आंख दिखा सकते थे? क्या आंखों में आंखें डालकर उससे बात किया जा सकता था? क्या चाइना क्या उसको चैलेंज कर सकता था?
नहीं कर सकता था। तो यही हम शिफ्ट इन ग्लोबल गवर्नेंस में पढ़ने वाले हैं कि क्या-क्या बदलाव हुए। मेनली जो हमारे ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें क्या रिफॉर्म्स की मांग चल रही है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो शिफ्ट इन ग्लोबल गवर्नेंस है, इसको हम लोग सेकेंडरी शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है ग्लोबल पावर शिफ्ट पर। कल के डेट में फॉर एग्जांपल ऐसा होगा नहीं, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा पावर बन जाए, तो पाकिस्तान भी डिमांड करेगा कि भाई हमें अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन, अधिक से अधिक भूमिका दी जानी चाहिए इन ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में, बिकॉज वी आर द मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड। पावर डायनेमिक्स जब चेंज होगा तो इस तरह की मांगे उठना लाजमी है। तो इसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। होप कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हुआ होगा। तो ग्लोबल पावर शिफ्ट के बारे में आप पढ़ लीजिए, किस तरह से मैंने आपको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और वर्टिकल शिफ्ट ये सब के बारे में बताया था, और बहुत सारे जो थिंकर्स थे उनके मैंने विचार आपको बताए थे लेक्चर 1 में। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि ग्लोबल पावर शिफ्ट हुआ क्यों, और ग्लोबल पावर शिफ्ट के कारण ही, ग्लोबल पावर शिफ्ट जिसे प्राइमरी शिफ्ट कह सकते हैं, उसके कारण ही शिफ्ट हुआ है ग्लोबल गवर्नेंस में, ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में। जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उसमें चेंजेस के डिमांड्स हो रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या फीचर्स हैं अभी ग्लोबल गवर्नेंस के। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया 1995 में, अगर आप ट्रिलियंस में इकोनॉमी देखिएगा तो यूएस का 7.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। हम लोग अभी तक 3 ट्रिलियन का भी इकोनॉमी सही से नहीं हो पाए हैं, और उस समय यूएस जो है वो 7.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी था। और उस समय 1995 में चाइना को देखिएगा, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी के टाइम में, तो कितना था। तो ये तो ट्रिलियन में, ये तो 1 ट्रिलियन भी नहीं है मेरे भाई, ये तो 734 बिलियन डॉलर के आसपास ही है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। मतलब आसमान और खाई वाला जो गैप होता है ना, वो गैप था। तो चाइना की क्या औकात थी यूएस के सामने, या कोई भी कंट्री की। उनको इस तरह का कोई, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पावर डायनामिक्स इस तरह से नहीं था कि यूएस के हेजेमनी को कोई चैलेंज कर पाता है। यूएस वाज द सोल सुपर पावर एट दैट टाइम इन द इंटरनेशनल सिस्टम इन पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, राइट। लेकिन अब आप देखिएगा 2020 में, तो अब 2020 में यूएस की इकोनॉमी अप्रोक्सीमेटली 21 ट्रिलियन डॉलर्स की है। लेकिन चाइना देखिए कितने ज्यादा ग्रोथ शो कर रहा है। चाइना का जो इकोनॉमी है वह लगभग 15.5 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। और ये आप अगर कंपैरिजन बाकी कंट्रीज से भी कीजिएगा तो आपको एक एविडेंट डाटा देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि अब यूएस को कॉम्पीट करने के लिए कंट्रीज आगे आ रही हैं, उनकी इकोनॉमी बेहतर हुई है, उनका जो पावर है इंक्रीज किया है। और जब पावर इंक्रीज किया तो पावर शिफ्ट हुआ, और यही जो आपका ग्लोबल पावर शिफ्ट था, उसी के कारण आपका शिफ्ट इन ग्लोबल गवर्नेंस देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। अब मैं ये सब चीजों को दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ, थोड़ा यहाँ ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब होता है कलेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कॉमन ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम। जो कॉमन और ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम है, माने सारे कंट्रीज का प्रॉब्लम है और एक कंट्री तक सीमित नहीं है, और उसको एक कंट्री टैकल भी नहीं कर सकता। एक कंट्री के पास इतना रिसोर्सेस नहीं है, एक कंट्री के पास इतना एबिलिटी, कैपेबिलिटी नहीं है कि वह इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके, ठीक है। तो जो आपका मैनेजमेंट होता है ग्लोबल प्रॉब्लम्स का, उसे ही हम कहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। और ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स की उत्पत्ति कैसे हुई, तो दीज ग्लोबल प्रॉब्लम्स आर द प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए हैं। पहले ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स नहीं थे, और इन ग्लोबल प्रॉब्लम का नेचर ऐसा है, प्रकृति ऐसी है कि कोई भी एक राष्ट्र राज्य अकेले उस समस्या का निदान नहीं कर सकता। आपको साथ में आना पड़ेगा, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे से, और उसके बाद आप इन जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, इससे आप निदान पा सकते हैं, इसको आप ठीक ठाक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल
प्रॉब्लम का मैनेजमेंट है, अर्थात ये जो ग्लोबल गवर्नेंस है, ये कैसे होता है? तो ग्लोबल गवर्नेंस होता है आपका कॉम्प्लिकेटेड और फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। और इन कॉम्प्लिकेटेड और फ्लेक्सिबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उनमें बहुत सारे स्टेट्स और नॉन स्टेट्स इन्वॉल्व रहते हैं। स्टेट्स बहुत सारे इन्वॉल्व रहते हैं इन इंस्टीट्यूशंस में। एग्जांपल के तौर पर यूएन में देख लीजिए 193 कंट्रीज, डब्ल्यूटीओ में देख लीजिए 195 कंट्रीज के आसपास है, आईएमएफ में देख लीजिए। तो ये सब बातें हैं। और नॉन स्टेट एक्टर्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स में आपको जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो ह्यूमन राइट्स से कंसर्न करता है, फिर वॉचडॉग है, ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग, और भी बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूशंस आपको नॉन स्टेट एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो ग्लोबल गवर्नेंस होता है, कैसे होता है? ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब ग्लोबल प्रॉब्लम्स को मैनेज करना। और ग्लोबल प्रॉब्लम्स एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का ही देन है। एग्जांपल के तौर पर अभी कोरोना पैंडेमिक, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो आज ये जो बीमारी है शायद ये पूरे विश्व में नहीं फैलती, ये चाइना के वुहान में ही सीमित होकर समाप्त हो जाती। परंतु आज अगर कोई एक एप्पल में अगर बीमारी अगर कैलिफोर्निया अमेरिका में हो, तो हो सकता है कि परसों दिन तक वो किसी अफ्रीका के देश में बीमारी आ जाए, इंडिया में आ जाए, 2-3 दिन का फर्क हो सकता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का नेचर है। एक तरह से पूरा जो दुनिया है वह एक वेब की तरह, एक नेट की तरह पूरी तरह से कनेक्ट हो गया है। जो जाल होता है, मकड़ी का जाल होता है, स्पाइडर वेब की तरह जो है वह इंटरकनेक्टेड हो गया है, इंटरडिपेंडेंट हो गया है। समझ रहे हैं बातों को? और ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, हाईली कॉम्प्लिकेटेड और फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूशंस, उनके एग्जांपल्स आपके हैं यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। ये आपके कुछ मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ग्लोबल गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो ग्लोबल माइग्रेशन की समस्या, इंटरनेशनल टेररिज्म की समस्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की समस्या। अगर किसी एक कंट्री का अगर जो फिनेंसेस है, अगर इकोनॉमी है, अगर वह क्रैश करती है, तो इसका असर कहीं ना कहीं पूरे विश्व के देशों पर आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड, फिर पैंडेमिक, अभी जो कोविड-19 चल रहा है, पैंडेमिक, ये जो महामारी है, तो इन सब जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, इनको जो मैनेजमेंट करने का जो आपका एक तरह से तरीका है, मेथड है, दैट इज ओनली कॉल्ड द ग्लोबल गवर्नेंस। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो नेशन स्टेट है, ये ग्लोबल गवर्नेंस में इन्वॉल्व होते हैं। और एक नेशन स्टेट को कितना तवज्जो दिया जाएगा ग्लोबल गवर्नेंस में, कि जब हम प्रॉब्लम्स को, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को मैनेज कर रहे हैं, तो एक कंट्री कितना ज्यादा अपना अहम भूमिका निभाए, ये डिपेंड करेगा कि उस कंट्री का वेटेज कितना है, उस कंट्री का पावर कितना है इंटरनेशनल सिस्टम में, है कि नहीं? जिस कंट्री का जितना ज्यादा पावर होगा, उस कंट्री का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा ग्लोबल गवर्नेंस में। ठीक है, लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर जो एरा था, उसमें यूएस जो है सोल सुपर पावर बन गया था। और जो दुनिया का जो पावर कॉन्फ़िगरेशन था वो यूनिपोलर हो गया था। ठीक है, यूएस के साथ साथ कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज जो कि उसके एलाइज ही थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग भी कुछ अहम भूमिका निभाते थे ग्लोबल गवर्नेंस में, बट मेनली यूएस ही सभी को डोमिनेट करता था। यूएस एक तरह से कंट्रोल करता था जो ग्लोबल गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस लाइक आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूएन एंड डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक, मैंने ये सब आपको बताया। ठीक है, all the global governance institution had the discriminatory provisions which were favoring only the major power of the world। और सभी ग्लोबल गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस थे उसमें डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस थे, ऐसे प्रावधान हैं थे जो कि भेदभाव करते थे मेजर पावर्स और जो आपके डेवलपिंग नेशंस थे। मतलब ज्यादा जो तवज्जो दिया जाता था वह यूरोप के कुछ कंट्रीज को दिया जाता था और अमेरिका को पूरी तरह से तवज्जो दिया जाता था। और जो इंटरेस्ट था जो डेवलपिंग नेशन स्टेट्स का, जैसे चाइना, इंडिया, ब्राजील, उसको इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन 21st सेंचुरी में बदलाव होता है। कैसा बदलाव? तो शिफ्ट इन ग्लोबल, मतलब ग्लोबल पावर शिफ्ट होता है। जो पावर कॉन्फ़िगरेशन है वर्ल्ड का फिर से शिफ्ट हो जाता है। अभी भी दुनिया यूनिपोलर ही है, अभी भी जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। लेकिन
अभी कुछ ऐसे देश आगे आ रहे हैं जो कि इतना एबिलिटी और कैपेसिटी रखते हैं कि वह चैलेंज कर सकें यूएस के हेजेमनी को। तो अभी जो हमारा दुनिया है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वह मल्टीपोलर की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी यूनिपोलर है, बट ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो मैंने आपको ये बात बताया, तो 21st सेंचुरी में ग्लोबल पावर शिफ्ट देखने को मिलता है। चाइना, इंडिया जैसे देश सामने उभर के खड़े होते हैं। इमर्ज करता है साउथ अफ्रीका, ब्राजील रीजनल पावर के तौर पर। रसिया रिवाइव कर जाता है, जो कि पूरी तरह से बिखर गया था कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद। ये सब मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया है, इसके बारे में आप जाकर देख सकते हैं। अब जैसे ही पावर डायनेमिक्स में बदलाव आता है, जो पावर कॉन्फ़िगरेशन है चेंज होता है, वैसे ही जो राइजिंग पावर्स हैं, जो शक्तियां जो उभर रही हैं, उनकी मांग जो है वह आगे आने लगती है कि हमें भी अब बेटर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एक अहम भूमिका हमें भी निभाना चाहिए ग्लोबल गवर्नेंस में। और इसी के साथ आप देखिएगा कि जो ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो फीचर्स हैं उनमें बदलाव देखने को मिलता है। तो ग्लोबल गवर्नेंस में देखिए आपको क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो हम फीचर ऑफ देखेंगे ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, मतलब चेंजेस इन द ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, मतलब एक तरह से शिफ्ट इन ग्लोबल गवर्नेंस। तो सबसे पहला क्या शिफ्ट है? सबसे पहला आ रहा है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन को हिंदी में एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। तो अनौपचारिककरण आप कह सकते हैं। तो अनौपचारिककरण हो रहा है एक तरह से। पहले जितने भी आपके ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस थे, वह फॉर्मल चार्टर से बनाए जाते थे। एक चार्टर होता था, एक आपका घोषणा पत्र होता था, उसके द्वारा उन्हें बनाया जाता था। जैसे यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मैंने इन सब के बारे में आपको पढ़ा रखा है। सेमेस्टर 4 के ही ये सब टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो मैंने काफी डिटेल में कवर किया है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जितने भी आपको रीजनल और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे, जो कि ग्लोबल गवर्नेंस में काफी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनका कोई एक फॉर्मल चार्टर नहीं है, कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं है, कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो ब्रिक्स हो गया, आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो एससीओ है, और ये सब जो आपके नए जो रीजनल और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक तरह से जो एग्जिस्टिंग जो आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस थे, जो कि ग्लोबल गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनको चैलेंज कर रहे हैं। ब्रिक्स जो राइजिंग सुपर पावर्स हैं, अभी जो राइजिंग पावर्स हैं, जो ग्रेट पावर्स हैं, उनका समूह ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 2006 जून में बना था। ब्रिक्स हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? शंघाई चाइना में है। ये पहले ब्रिक हुआ करता था, फिर इसमें साउथ अफ्रीका आकर 2010 में जुड़ता है और ये हो जाता है ब्रिक्स। एक्चुअली ये जो आपका टॉपिक है ना, ये जो आपका ग्लोबल शिफ्ट वाला, ये थोड़ा फैक्चुअल है, तो आपको इसमें थोड़ा फैक्ट्स याद करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं एससीओ का, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपके बहुत सारे कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं आपके। चाइना तो इसमें है नहीं, इसमें रशिया भी है, इसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इंडिया भी और पाकिस्तान भी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और ये स्टैब्लिश किया गया था 2001 में। तो अभी तो इसका फ्यूचर मुझे नहीं लग रहा कि इसका कुछ फ्यूचर हो सकता है। ये सब एक्चुअली ये सब बहुत डिटेल में जाने की चीजें हैं। चलिए आप बस इतना याद रखिए कि इनफॉर्मलाइजेशन जो है आपको देखने को मिल रहा है अभी के जो ग्लोबल और रीजनल इंस्टीट्यूशंस जो उभर रहे हैं, ठीक है, जो बनाए जा रहे हैं, बस इतना याद रखिए। फिर उसके बाद जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं ग्लोबल गवर्नेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे, उनमें डेडलॉक देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्ल्ड बैंक में आपको डेडलॉक देखने को मिल रहा है। किनके बीच में डेडलॉक? तो डेडलॉक देखने को मिल रहा है एग्जिस्टिंग और एस्टैब्लिश्ड पावर, आप जिसे कह सकते हैं, जो स्थापित शक्तियां हैं और जो शक्तियां उभर रही हैं उनके बीच में। जो स्थापित शक्तियां हैं जैसे अमेरिका और कुछ यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, इनमें, और चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया, इनके बीच में आप देखिएगा कि कुछ आपको डेडलॉक्स देखने को मिलेगा दोनों के बीच में।
कि कुछ डिमांड हुआ, जैसे मैं वर्ल्ड बैंक का आपको एग्जांपल और आईएमएफ की सब का मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है जो मेजर पावर है और जो इमर्जिंग पावर है दोनों के बीच में। ये जो आपके ग्लोबल गवर्निंग जो इंस्टीट्यूशंस है मेनली, एग्जांपल के तौर पर वर्ल्ड एक प्रोविजन है कि वर्ल्ड बैंक का जो आपका प्रेसिडेंट होगा, जो हेड होगा, वह हमेशा यूएसए से होगा, और जो आईएमएफ का आपका एमडी होगा, वहां का जो हेड होता है आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, उसको एमडी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वह हमेशा यूरोप से होगा। एक समय था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के टाइम में 1944 और उसके बाद के टाइम में ये दोनों हुआ करते थे मेजर सेंटर ऑफ पावर, अमेरिका, यूरोपियन कुछ कंट्रीज। लेकिन अब भाई वो दौर नहीं है। अब ये बातों को इमर्जिंग पावर स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं चाइना से कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए वर्ल्ड बैंक का, क्यों नहीं इंडिया से या ब्राजील से होना चाहिए, ये पोस्ट सबके लिए ओपन होना चाहिए। द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड एमडी ऑफ IMF should be open for all. Why the only the president of World Bank will be from USA and why the MD of IMF will be from Europe? ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है। उस समय वे शक्तिशाली हुआ करते थे, चैलेंज नहीं कर पाते थे इसको कोई कंट्रीज, इन प्रोविजंस को, पर अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि ग्लोबल पावर शिफ्ट हुआ है ना। लेक्चर 1 याद कीजिए, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद जो इमर्जिंग जो कंट्रीज हैं, इमर्जिंग कंट्रीज इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सब, रशिया, जर्मनी, जापान, ये सब खुश नहीं है। जो आपका वोटिंग सिस्टम है, जो आईएमएफ का जो कोटा सिस्टम है, इनफैक्ट जिसको हम लोग कोटा फॉर्मूला कहते हैं, ये अपने आप में एक टॉपिक होगा, इसीलिए आप सिर्फ 2 वर्ड्स याद रखिए, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो कोटा जो फॉर्मूला है, वोटिंग सिस्टम है जो आईएमएफ का, उससे खुश नहीं है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा तवज्जो किसको मिलता है। इनफैक्ट आप देखिएगा कि अगर आईएमएफ में अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेना है तो सिर्फ यूएस वोट कर देगा और प्लस में यूरोपियन यूनियन वोट कर देगा, तो इन दोनों का ही वोटिंग ग्रेटर देन मतलब 50% हो जाता है, मतलब 51% के आसपास। मैंने सिर्फ ये 2 ग्रुप्स, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स और सिर्फ यूरोपियन यूनियन वोट कर दिया तो समझिए कि 190 कंट्रीज है अभी मेंबर आईएमएफ का, 189 90 कंट्री, लास्ट में शायद एंडोरा जुड़ा है अभी हाल फिलहाल में, आप देख लीजिएगा। तो 190 देशों में से यूरोपियन यूनियन के 27-28 देश के आसपास में, 27 देश एग्जैक्टली अगर बोले तो, और यूनाइटेड स्टेट्स मतलब 28 देश अगर हाँ बोलते हैं किसी भी प्रोविजन को 190 देशों में से, तो मान लिया जाएगा। ये तो बहुत नाइंसाफी है कि नहीं। और चाइना का क्या, ब्राजील और इंडिया के रिप्रेजेंटेशन का क्या। तो ये जो कोटा फॉर्मूला है इससे वह खुश नहीं है। वह एक सिस्टम कहते हैं डबल मेजोरिटी, उसका डिमांड कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, डबल मेजोरिटी, मैं कभी बताऊंगा। बस ये 2 चीज याद रख लीजिए कि आईएमएफ का भी जो एग्जिस्टिंग वोटिंग सिस्टम है उससे इमर्जिंग पावर्स खुश नहीं है, वह इसमें रिफॉर्म्स का डिमांड कर रहे हैं। जो कोटा फॉर्मूला है जिससे वोटिंग होता है वह डिस्क्रिमिनेटरी है और डिमांड है आपका डबल मेजोरिटी का। बस इतना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उसी तरह से आपको डेडलॉक देखने को मिलेगा WTO, दोहा राउंड। अब अभी तक दोहा राउंड पे अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं कि जो ट्रेड है, ट्रेड के फास्टर ग्रोथ में एक तरह से WTO हेल्प करता है। कहता है कि भाई जितने भी गुड्स हैं, जो इंपोर्ट्स होगा किसी भी कंट्री में, अगर कोई कंट्री कुछ इंपोर्ट करेगा तो वो ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएगा। जैसे इंडिया में मान लो कोई विदेशी सामान आ रहा है, मान लो इंडिया में, एग्जांपल के तौर पर, अभी मैं डिबेट भी आपको इसका समझाऊंगा इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए राइस आ रहा है अमेरिका से इंडिया में, तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। अब राइस इसका पड़ रहा है 20 रुपए किलो, बहुत अच्छा वाला राइस मान लीजिए, जो अमेरिका से राइस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ का किसान लोग के पास उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, बेचारा लोग के पास उतना अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, इतना ज्यादा हाईटेक उन लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, सीड्स नहीं है। तो इन लोग का जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है वो मान लीजिए 30 रुपीज पर केजी आ रहा है। तो अब अगर अमेरिका का बेहतर चावल अगर आ रहा है 20 रुपया में, तो किसको इंडियंस खरीदेंगे? ऑब्वियसली अमेरिका वाला खरीदेंगे ना जी। तो ये लोगों का क्या होगा? इंडियन जो फार्मर्स हैं वो बेचारे भूखे मर जाएं।
तो सरकार क्या करती है, सरकार इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करती है, उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं हम लोग। सरकार क्या करेगी कि इसमें एक तरह से 100% टैक्स लगा देगी। नॉट जोकिंग, एक्चुअली दिस काइंड ऑफ टैक्सेस आर रियलिटी। आप कभी सर्च कीजिएगा, 100% टैक्स लगा देगी। तो 100% टैक्स लगा देगी तो 20 का 100% 20 हो जाएगा। माने ये जो है ये 40 रुपया में अब बिकेगा इंडिया में। तो अब जब ये 40 रुपया में बिकेगा तो हम लोगों के जो किसान हैं अब उन्हीं का चावल बिकेगा। अब अमेरिका वाला तो महंगा हो गया। अब डब्ल्यूटीओ क्या करता है कि सभी गुड्स पे, है ना, इसी तरह का कहता है कि भाई इंपोर्ट जो ड्यूटी है वो मिनिमम होना चाहिए, टैरिफ को इनफैक्ट खत्म कर देना चाहिए। ये जो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लग रहा है उसको, अब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम लोग इंपोर्टिंग कंट्री हैं, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब अमेरिका और जो बड़े-बड़े पावर्स, हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो फायदा किसको होगा? ट्रेड सरप्लस किसका होगा? ऑब्वियसली अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज का होगा, और हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा। तो कुछ-कुछ गुड्स में तो काम चलता है कि चलो ठीक है। पर दोहा राउंड में क्या कहते हैं डब्ल्यूटी वाले, जो डब्ल्यूटीओ वाले हैं, कि ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ना, उसमें भी आप जो है टैरिफ खत्म कर दो। अब डेवलपिंग जो इमर्जिंग पावर्स थे बोले पगला गए हो क्या? टैरिफ खत्म कर दें हम अपने यहाँ से, तो सस्ता सामान आ जाएगा हमारे यहाँ। इंपोर्ट जब खत्म कर देंगे इंपोर्ट ड्यूटी तो हमारे यहाँ से हमारे किसान मर जाएंगे, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। तो यही डेडलॉक बना हुआ है। आज भी चाइना में कृषि बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना भी आप पूरी तरह से अमेरिका जैसा भी डेवलप नहीं हो पाया है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना का, है ना? तो चाइना भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता, इंडिया भी तैयार नहीं होता, और बाकी के भी जो इमर्जिंग पावर्स हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो इंडिया का साथ देते हैं। तो इसमें अमेरिका और इंडिया में और बाकी जो पावर्स हैं, मतलब एस्टैब्लिश्ड पावर वर्सेस इमर्जिंग पावर, इन दोनों के बीच में आपको विवाद देखने को मिलता है। अब इंडिया बोलता है अच्छा ठीक है बेटा, दूसरे तरह से कान पकड़ते हैं। इंडिया बोलता है ठीक है सर, मान लीजिए हम गुड्स पे टैक्स कम कर देते हैं। अब ये दोहा राउंड का टॉपिक नहीं है, ये आगे इंडिया और कुछ इमर्जिंग कंट्रीज जो हैं, जो इमर्जिंग पावर्स, इन्होंने डिमांड किया था कि ठीक है, मान लीजिए कि गुड्स का फ्री फ्लो होना चाहिए, एग्रीकल्चरल गुड्स हो या कोई भी गुड्स हो, लेकिन सर सर्विसेज का भी तो फ्री फ्लो होना चाहिए। अब हम अपने यहाँ से गुड्स तो नहीं एक्सपोर्ट कर पाते, लेकिन हम अपने यहाँ से सर्विसेज एक्सपोर्ट कर पाते हैं। हमारे यहाँ के जो बंदे होते हैं काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, काफी ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, वह बाहर के कंट्रीज में जाकर जॉब लेते हैं तो बाहर पैसा कमाते हैं। तो जो विदेशी मुद्रा है हमारे यहाँ जो रिमिटेंस कहते हैं जिसे, उसके थ्रू आता है। इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में जाकर काम कर रही है, यूरोपियन कंट्रीज में जाकर काम कर रही है। तो अगर आप कह रहे हैं कि फ्री गुड्स का जब फ्री फ्लो होना चाहिए, जब एग्रीकल्चरल गुड्स का, तो इन सर्विसेज का भी फ्री फ्लो होना चाहिए ना। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? ये इमर्जिंग पावर्स पूछ रहे हैं। अमेरिका के भी सॉरी चाइना के भी बहुत सारे लोग जाते हैं अमेरिका में। चाइना तो जो चाइनीज डायस्पोरा है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में। तो कहते हैं कि फिर वीजा पर क्यों रोक लगाते हो, H1B1 वीजा रोक लगा देते हो, उस पर वीजा नहीं देते हो। तो वीजा दो सबको, जितना लोग जाना चाहता है, सर्विसेज काम करना चाहता है, तो उस समय तो कहोगे कि नहीं, हमारे यहाँ की नौकरियां खा जाएंगे बाहर के लोग। तो हमारे यहाँ की नौकरियां खा जाते हैं आपके यहाँ की हमारे लोग, और आपके यहाँ गुड्स आएंगे तो हमारे यहाँ की नौकरियां बढ़ेंगी। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है। समझ रहे हो बात को? तो ये सब लिखना पॉसिबल नहीं होता स्लाइड में, तो ये सब अपने से थोड़ा लिख लिया कीजिए अपने ओन लैंग्वेज में। तो ये आपको टसल देखने को मिल रहा है, ये डेडलॉक है। तो डोहा राउंड पर आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। और आप ही बताओ, एग्रीकल्चरल सेक्टर में 58% लोग हैं हमारे, अगर हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी समाप्त कर देंगे तो पूरी तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? फिर इसी तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको डेडलॉक देखने को मिलता है। 4 जो G4 नेशंस हैं, जो इमर्जिंग पावर्स हैं, जिनका जो पावर डायनेमिक है उन्होंने चेंज करके रख दिया है, जिनका काफी ज्यादा वेटेज है इंटरनेशनल सिस्टम में, वर्ल्ड ऑर्डर में। G4 कंट्रीज में कौन कौन आते हैं भैया, याद रखना, जापान, जर्मनी, ब्राजील और इंडिया। ठीक है, ये 4 कंट्रीज। तो ये 4 कंट्रीज डिमांड कर रहे हैं कि वी शुड आल्सो गेट द परमानेंट मेंबरशिप of UNSC, United Nations Security Council. So there is also the deadlock. The established power are not ready for that, right? एक दूसरे को सब अपोज कर रहे हैं।
फ्रांस जो है जर्मनी को अपोज कर रहा है, ब्रिटेन जर्मनी को अपोज कर रहा है, चाइना इंडिया को अपोज कर रहा है, जापान को भी अपोज कर रहा है, ब्राजील को भी कंट्रीज अपोज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डेडलॉक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, दोज वेर रिस्पॉन्सिबल और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस, दे आर फेसिंग द डेडलॉक, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद आप तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स में है मेरे भाई, ग्लोबल गवर्नेंस इज बिकमिंग मोर फ्रैगमेंटेड। अब डेडलॉक है एस्टैब्लिश्ड पावर और इमर्जिंग पावर के बीच में। तो ग्लोबल गवर्निंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, वह फ्रैगमेंटेड होते जा रहे हैं। मतलब जो है वह बढ़ते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। अब आईएमएफ में तुम चाइना को नहीं दोगे रिप्रेजेंटेशन भाई, अब वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे, तो पहले वाला चाइना थोड़ी है 1995 वाला 734 बिलियन वाला, आज का चाइना 15 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी है। तो ये तो अपना कुछ अल्टरनेटिव बना लेगा। ये फ्रैगमेंट इस तरह से होगा ही आपका ग्लोबल गवर्नेंस जो इंस्टीट्यूशंस। एग्जांपल के तौर पर आईएमएफ को रिप्लेस करने के लिए 97 कंट्रीज आज मेंबर हैं, याद रखिएगा। AIIB बना लिया चाइना, ये चाइना का ग्रुप है। इससे पहले 1997 में ADB की शुरुआत की गई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ के तर्ज पर ये फेलियर रहा। ये जापान का इनिशिएटिव था। पर चाइनीज इनिशिएटिव जो शुरू किया गया, जो 2015 से एक तरह से शुरू हो गया, ठीक है, ऑपरेशन में आ गया 2016 जनवरी से, भाई ये एक तरह से समझिए कि एकदम एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है आईएमएफ को। अब जो यूएसए का जो लेड आपका आईएमएफ जो इंस्टीट्यूशन, सबसे चाइना एक तरह से बाहर आ गया। इसने अपना एक बना दिया आईएमएफ की तरफ बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसमें इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है। जो इमर्जिंग पावर्स हैं, दे आर द फाउंडिंग मेंबर्स, लाइक द रसिया, like China, Brazil, India, they are the founding members of this एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और जिस तरह से आईएमएफ जो है वह फंडिंग करता है कंट्रीज का, और जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, उसको स्टेबल रखने का काम करता है, ये भी उसी तरह का काम कर रहा है। और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले 20 साल में आईएमएफ से बड़ा ये बन जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के भी लगभग मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हो चुके हैं। आप समझिए कितना बड़ा हो गया है। तो ये आपको मिशन से बना था, इकोनॉमिक आउटकम्स एशिया में, आउटकम्स अच्छे और सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स इंप्रूव करने के लिए ये जो है एस्टैब्लिश किया गया था। आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। AIIB आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट था, जो कि फोर्स में लाया गया दिसंबर 25 क्रिसमस से, आप याद रखिएगा, 2015 में। मल्टीलैटरल ट्रीटी थी, मतलब बहुत सारे कंट्रीज थे इसमें, 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें इंडिया भी हमारा मेंबर था इसका, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। वही चीज इसमें दिया हुआ है। फिर मेंबर टू दिस बैंक नाउ ग्रोन अपॉन 97 अप्रूव्ड मेंबर इसके हो गए हैं। तो 27 जो है वह आपके मेंबर्स हैं। बहुत सारे आपके मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, अर्मेनिया, लेबनान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ग्रीस, ये सब। फिर सॉरी, यूरोपियन यूनियन के मैंने कंट्रीज बोल दिए, एक्चुअली इट वाज G20 के कंट्री। और यूरोपियन यूनियन के भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, देखिए यहाँ यूरोपियन यूनियन के भी कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन G20 जो है, G20 क्या है, कब बना था, थोड़ा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। सब आप अपने से पढ़िए थोड़ा, ठीक ना, तब आंसर को एक्सपैंड कर पाइएगा। तो G20 में से 14 कंट्रीज जो है, आप समझिए कि मेंबर है इसके। फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम तक इसका मेंबर है। दीज आर आल्सो द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अभी तो खैर ब्रेक्सिट हो गया, तो इसको आप निकाल दो, समझ रहे हैं ना बात को। तो आप देखिए किस तरह से फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, जो आपके इंस्टीट्यूशंस थे व्हिच वर रिस्पांसिबल फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस। इसी तरह से एक और बैंक चैलेंज करने के लिए वर्ल्ड बैंक को ब्रिक्स कंट्रीज ने खोला, उसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। NDB कहा जाता है इसको। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इनको तो इसमें वीटो भी दे रखा गया है, ठीक है। तो 2013 में आप देखिएगा कि लीडर्स ने डिसाइड किया, साउथ अफ्रीका के डरबन में जो आपका सबमिट हुआ था, समिट ब्रिक्स का, उसमें,
और 2014 में इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया, जो ब्राजील में जो अगला समिट हुआ, 6th समिट उससे। ये आपको फिर से वही फाइनेंशियल और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेशन है उसके लिए है। मतलब एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज जो काम वर्ल्ड बैंक करता है वही काम है इसका। कुल मिला के आप इतना ही समझिए, उसी के अल्टरनेटिव के तौर पर जो है इमर्जिंग पावर जो है इसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि एस्टैब्लिश पावर तो बात नहीं मान रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अमेरिका से ही होगा, भाई ओपन फॉर ऑल करो यार, नहीं कर रहे हैं ये लोग, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपना, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली। ये चीज है। एक चीज और याद रख लीजिए, इसका जो हेडक्वार्टर है शंघाई में है, चाइना में, ठीक है। ये भी एक तरह से चाइना का ही इनिशिएटिव था, और सब कंट्रीज के पास वीटो पावर है। सबसे ज्यादा पावर मेरे ख्याल से देखिएगा तो सबके पास ही वीटो पावर है, और AIIB और NDP दोनों में चाइना जो है वो सबसे मेजर कंट्री है हमारे लिए। फिर आप देखिएगा तो ये जो नया जो आपका ग्लोबल गवर्नेंस देखने को मिल रहा है, पहले ग्लोबल गवर्नेंस में अगर आप मैनेज करते थे किसी भी इशू को तो उसमें पॉलिटिक्स जो था वो मेजर आपका कंसर्न होता था, लेकिन आज पॉलिटिक्स उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गया। आज हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन के एरा में जो इकोनॉमिक्स है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। कॉस्ट जो जो एनालिसिस होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उसके बेसिस पे उस चश्मे से हम सभी चीजों को देख रहे हैं। अगर हमें इकोनॉमिक अगर फायदे होते हैं तो हम उस चीज के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोग ज्यादा पॉलिटिक्स में अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब ग्लोबल गवर्नेंस आप देखिएगा कि इकोनॉमिक्स से जो है वो डिराइव हो रहा है, ड्राइव हो रहा है, ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये चीज है आपका। और WTO जो है ये एक तरह से यूनाइटेड जो नेशन है, इसको तो खैर पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में ही एक तरह से सुपरसीड कर गया था, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टुडे द WTO इज मोर इंपॉर्टेंट देन यूनाइटेड नेशन, यू कैन से, ओके, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। पर WTO में भी आपको डेडलॉक देखने को मिल रहा है, मैंने आपको बताया। और इसका भी अल्टरनेटिव्स जो है वह चाइना और बाकी तमाम जो आपके इमर्जिंग पावर्स हैं ये ढूंढने का कोशिश करें, जैसे ASEAN+6, एशियान के 10 कंट्रीज आपके हो गए। कौन कौन से हैं सबका नाम लिखिए, मैं आपको बता देता हूँ। 5 कंट्रीज 67 में बने थे, 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन, और 5 कंट्री बाद में ज्वाइन किए थे 1990 में। अब बताइए फाउंडिंग मेंबर कौन कौन सा है, फिर 5 मेंबर कौन ज्वाइन किया 90 में, ये सब के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ आप कितना फॉलो कर रहे हैं। और ASEAN+6, और +6 में इंडिया है, जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, द इमर्जिंग पावर्स। तो ये एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करने के फिराक में है, ठीक है, अपने इंपोर्ट्स को कम करने के फिराक में और बूस्ट करने के फिराक में, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है सबके बीच में। फिर उसके बाद 5वां, और जो आप आसानी से समझ सकते हैं कि देयर इज द स्ट्रगल फॉर लीडरशिप बिटवीन द एस्टैब्लिश्ड एंड द इमर्जिंग पावर इन ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन। सिंपल सा बात है, जो US है चाह रहा है कि हम अपने स्टेटस को जो हमारा यथा स्थिति है उसको हम मेंटेन करके रखें। चाइना उसको पलटना चाह रहा है, चाइना असर्ट कर रहा है अपने आप को। चाइना सोच रहा है कि हम एक नया सेंटर के रूप में जो है उभरे। आप देखिए ट्रेड वार चाइना और US के बीच में आपको कुछ समय के लिए देखने को मिला था, अब तो खैर खत्म हो गया है। एक दूसरे पर कस्टम ड्यूटी पर ड्यूटी इंपोर्ट करते जा रहे थे। इन लोगों के बीच में ट्रेड लगभग 600-700 बिलियन डॉलर का होता है, सोचिए 600-700 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं दोनों, और 25% तक जो है ये लोग कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे थे। तो ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम था, WTO को नजरअंदाज कर दिया जाता था। WTO बोलता है कि नहीं, जो कस्टम बैरियर है उसको हटाओ, कोटा को हटाओ, पर ये लोग जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते जा रहे थे एक दूसरे के साथ। आप अगर कंपेयर करें इंडिया और US का जो ट्रेड है वह 120 से 130 बिलियन डॉलर का मात्र है, अब कहाँ 600-700 बिलियन डॉलर। और अगर इंडिया चाइना को देखें तो 70-80 बिलियन डॉलर का होता है, 5 गुना 10 गुना ज्यादा। आप देखिए कि US, और इनफैक्ट आप देखिए ना, तो US को एक चीज समझना चाहिए, US जो है ना वो बच्चे के जैसा करता है। US को लगता है कि आज हम ही सुपर पावर है, उसको समझना पड़ेगा। अगर आज US अगर चाइना पे सैंक्शंस लगाता है, अगर काटसा लगा देता है, तो उससे चाइना को कम फर्क पड़ेगा, उससे US को ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज US इज हैविली डिपेंडेंट अपॉन चाइना। अरे भाई झंडा तक तो भाई चाइना का US, सॉरी,
झंडा तक तो यूएस का चाइना बनाता है और एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो भाई पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चाइना हमारे सामने उभर रहा है। तो आप चाइना को अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप इंडिया को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, इमर्जिंग पावर को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आपको समझना चाहिए कि हमारा एक टाइम में इतना औकात हुआ करता था, हमारे पास क्षमता हुआ करती थी, पर अब हमारा वो जो औकात है, वो जो रुआब है, वह खत्म हो गया है और इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आज के डेट में अगर जो पहले के राजा रजवाड़े हुआ करते थे, अगर आज वही ठाट दिखा है तो आज कोई वैल्यू देगा उनको डेमोक्रेटिक एरा में? तो वही चीज इनको समझना होगा। तो यही सब चीजें हैं, क्योंकि आप देखिएगा हिस्ट्री, हमारा जो इतिहास है हमारे सामने गवाह है कि जब भी टसल हुआ है, जब भी एक प्रतिद्वंदिता देखी गई है लीडरशिप को लेकर और नेतृत्व को लेकर एस्टैब्लिश्ड और इमर्जिंग पावर्स में, तो उससे लड़ाइयाँ हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। इवन वर्ल्ड वार तो अब नहीं होगा न्यूक्लियर डिटरेंस के कारण, बट कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रेड वॉर। दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इससे सबका नुकसान है भाई, किसी का फायदा नहीं है। तो ये जो है प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है हमारे इंटरनेशनल एरिना में। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है आज के युग में कि यूएस को और बाकी जो एस्टैब्लिश्ड पावर हैं जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन लोगों को समझना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है भैया, ग्लोबल पावर शिफ्ट हुआ है, हमारे यहाँ से कुछ जो पावर है वह शिफ्ट होकर ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ चल गया, फार ईस्ट में चला गया, कुछ इमर्जिंग कंट्रीज की तरफ चला गया, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जो रीजनल पावर के रूप में उभर रहे हैं, साउथ अफ्रीका इन अफ्रीका एंड ब्राजील इन लैटिन अमेरिका। तो इन सबको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, इन सब फैक्ट्स को, कि ठीक है ऐसा हो रहा है, और आपको बाद में उनको फिर एक अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जो टेंशन है इंटरनेशनल सिस्टम का, वह खत्म होगा, वह दूर रहेगा और सबका भलाई इसी में है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ ये कहने की बातें नहीं है। पर आज तो खैर कहने की ही बातें लगती हैं, चलिए छोड़िए ये सब, अपना अपना सबका। तो यही सब बातें हैं, आपको इतना ही इसमें समझना था। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अब इंस्टोमोजो पे अपना अकाउंट बनाया है। इंस्टोमोजो से काफ़ी आसानी हो रही है मुझे नोट्स शेयर करने में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इंस्टोमोजो से आप सेमेस्टर 4 तक सारे नोट्स फ्री में अवेल कर सकते हैं। पहले अब मुझे बार-बार इसमें फीड करना पड़ता था, टेलीग्राम चैनल पे देना पड़ता था। मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं और आपका डाटा पूरी तरह से सिक्योर है। ना डाटा वो मुझे मिलता है, ना किसी और को। ठीक है? और सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के जो भी नोट्स आपके हैं वो पेड होंगे, ज़्यादा नहीं, ₹10 ₹9 इस तरह से, मतलब 15 के आसपास में। और मैं इतना मेहनत करता हूँ, क्वालिटी प्रीमियम नोट्स देता हूँ, तो खैर भाई इतना तो खैर मैं भी डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब से तो कुछ मिलता नहीं है। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और फिर मिलते हैं एक अगले लेक्चर के साथ, और सेमेस्टर 4 का सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। जेन फिर वो जो कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, जेंडरिंग इन कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।